हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें आप लोग को माइनर एक्ट सबसे पहले उस सीरीज में मिलेगा। माइनर एक्ट हर स्टेट के जुडिशरी में एपीओ के एग्जामिनेशंस में आता है। राजस्थान की अभी आपने देखा कि जुडिशरी के वैकेंसी आई है और उसमें कई माइनर एक्ट हैं। राजस्थान के एपीओ में कई माइनर एक्ट हैं। यूपी का हायर जुडिशल है, उसमें भी बहुत ढेर सारे माइनर एक्ट हैं। हरियाणा का एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम हो, गुजरात का एग्ज़ाम हो, मध्य प्रदेश का एडीपीओ हो, माइनर एक्ट हर जगह आप लोगों को पढ़ने का मिलता है। तो आज हम लोग एक पहले माइनर एक्ट की शुरुआत करते हैं और ये लगातार आप लोग को उस माइनर एक्ट पर क्लास मिलती रहेंगी, एक एक करके आप लोग को समय समय पर। आज का जो माइनर एक्ट है वो द प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। इस एक्ट को आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे और ऐसा हम लोग इसकी ऐसे स्टडी करेंगे, ऐसी क्लास चलाई जाएगी ताकि आप लोग को प्री और मेंस के लिए कोई अलग से नोट्स न बनाना पड़े। इसी वीडियो को आप अपने पास रखे रहेंगे, जब आपका प्री का या मेंस का एग्ज़ाम आएगा इससे रिलेटेड आप इसको बराबर इसी से लाभ उठाते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेंगे वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। एक बार आपको चैनल को सब्सक्राइब करके इस सुविधा को प्राप्त कर लेना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग रेडी हो जाते हैं। आज अपना पहला एक्ट स्टार्ट करते हैं। उस एक्ट का नाम है द प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। अब डियर स्टूडेंट, इस यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि इस एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या मोटिव है। तो इसके पीछे बहुत सी हिस्टोरिकल कंडीशन भी है। आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये जो एक्ट बनाया गया है ये कोई रेमेडीज़ नहीं है बल्कि बेनिफिट है, और ऐसे पर्सन को बेनिफिट दिया जाता है जो कन्विक्टेड हो जाता है, जिसको सज़ा मिल जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, इसके बाद भी उसको बेनिफिट दिया जाता है। तो आज हम लोग इसी को एक एक करके सेक्शन वाइज देखेंगे। ये जो एक्ट है ये आप लोग याद रखिएगा, 19 सेक्शन है, इसमें 19 धाराएं हैं, छोटा सा एक्ट है। और ये जो एक्ट है ये डेट ऑफ इसका इन्फोर्समेंट है 16 मई 1958, 16 मई 1958। देखिए ये स्टेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट पे कमेंसमेंट में आया, लेकिन जो ये होल द इंडिया में लागू हुआ ये 16 मई 1958 को हुआ। अलग अलग स्टेट में इसलिए आया कि जो ये प्रोविज़न है, जो आज का सब्जेक्ट है परिवीक्षा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में है। आप जानते हैं कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक्ट बनाने के लिए अथराइज्ड होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट डेट पर अपने एक्ट को बनाया प्रोविज़न को लेकर, लेकिन जो सेंट्रल से कंप्लीट एक्ट आया, सेंट्रल एक्ट आया जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये डेट ऑफ इसका इन्फोर्समेंट है 16 मई 1958। इसको आप लोग सेक्शन नंबर 1 में देख सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो ये एक्ट है इसमें वर्ड यूज़ किया गया ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स बनता कब है? देखिए जब किसी के अगेंस्ट एफआईआर लॉज होती है तो उसको हम लोग एक्यूज्ड कहते हैं। एक्यूज पर्सन का पूरा ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद या तो वो एक्विटल हो जाता है या वो कन्विक्टेड हो जाता है। जब वो कन्विक्टेड हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफेंडर। उसी ऑफेंडर को बेनिफिट देने के लिए एक्ट बनाया गया है। देखिए जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि हेट क्राइम नॉट क्रिमिनल्स, आप अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड हो गया है जिसको हम ऑफेंडर कहते हैं, तो एक बार कोशिश किया जाए कि उसको फिर से सोसाइटी में रिप्लेस किया जाए, लाया जाए, और उसके अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ घुस गई है दिमाग में उसको निकाला जाए। यही इसका ऑब्जेक्ट रखा गया है, रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर टू सोसाइटी, यानी कि जो व्यक्ति अपराधी बन चुका है उसको एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया जाए समाज में।
और इस पुनर्स्थापित करने के लिए ये कहा गया कि उसको जेल न भेजा जाए, क्योंकि जेल में अगर वो रहेगा हार्ड कोर क्रिमिनल, जेल में खूंखार आतंकवादी, खूंखार अपराधी रहते हैं, तो वहाँ पर उसके सुधरने का मौका कम मिलेगा, बल्कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये एक्ट 1958 में बना, तो 1958 में बनने के कारण उस समय जो सीआरपीसी इन फोर्स थी वो थी 1859 की, 98 की, 1898 की, 1898 की, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम लोग ओल्ड सीआरपीसी कहते हैं। इसीलिए इस एक्ट में जो सेक्शन में सीआरपीसी की जगह सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन लिखी हुई है वो ओल्ड सीआरपीसी की है। लेकिन समय समय पर जब नई सीआरपीसी एग्जिस्टेंस में आ गए 1973 में, 1 अप्रैल 1974 से, तो इसके सेक्शन में नई सीआरपीसी के सेक्शन को भी जोड़ा गया। और इसमें देखिए एक और ग्रेट चेंजेस होगा 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई 2024 से, जब ये प्रेजेंट के सीआरपीसी रिप्लेस हो जाएगी और इसके जगह पर आ जाएगा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो बीएनएसएस है उसके सेक्शन को फिर यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। वो आप लोग को आने वाली 1 जुलाई के बाद उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। देखिए जो ये एक्ट है होल द इंडिया में लागू है 2019 तक। ये जेके छोड़कर पूरे इंडिया में लागू था, लेकिन 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने पर इस एक्ट को वहाँ पर भी इस पर भी लागू कर दिया गया। अब ये वहाँ पर भी लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से जेके पर सारी स्टेट को लागू कर दिया गया है। देखिए ये एक्ट कहाँ लागू नहीं होता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत जानना है। एप्लीकेशन तो हमने पढ़ लिया है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ नहीं होता है। तो देखिए जो इसका एप्लीकेशन है 2 जगह नहीं होता है। एक तो सेक्शन नंबर 18, इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 18 में, और इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 19 में। तो पहले हम 19 को पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेक्शन नंबर 18 को पढ़ेंगे। तो सेक्शन 19 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, नी वाली जो 1973 की सीआरपीसी है, जिन व्यक्तियों को सीआरपीसी के सेक्शन 360 के तहत प्रोविज़न पर छोड़ा जा सकता है या छोड़ा जाता है वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। ये सेक्शन नंबर 19 कहता है। सेक्शन नंबर 18 कहता है, 18 कहता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। ये तब लागू नहीं होगा सेक्शन 31 ऑफ द रिफॉर्मेटिव स्कूल एक्ट 1897। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। तीसरा है ये स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर आर ब्रोस्टर स्कूल। देखिए ब्रोस्टर स्कूल जो है ये यूके का है। यूके में जो यूथ होते थे, जब उनको कोई ऑफेंस करते थे तो उनको रिफॉर्म करने के लिए रखा जाता था। तो देखिए ये एक्ट सेक्शन नंबर 18 और 90 दो सेक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप लोग को इसको सही तरीके से बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट, नॉर्मली सभी भी एक्ट में जो सेक्शन नंबर 2 होती है उसको हम लोग डेफिनेशन क्लास बोलते हैं, परिभाषा वाली धारा बोलते हैं। इसमें भी 4 सब क्लास हैं। देखिए आपको बताना चाहते हैं कि जब किसी सेक्शन में जैसे डेफिनेशन 2 में ए बी सी डी, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लास ए, सेक्शन 2 क्लास बी, सेक्शन सी क्लास, सेक्शन 2 क्लास सी, सेक्शन 2 क्लास डी। इसको इस तरह पढ़ते हैं, धारा 2 और खंड ए। लेकिन जब किसी सेक्शन में 1 2 3 लिखा रहता है, जैसे सेक्शन नंबर 4 में 1 2 3 है, तो इसको पढ़ने का तरीका है सेक्शन 4 सब क्लास 1, धारा 4 उपधारा 1। इसको हम लोग सेक्शन 4 क्लास फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेक्शन 4 सब क्लास फर्स्ट। अब देखिए जब कोई पर्सन ऑफेंडर बन जाता है कन्विक्शन के बाद, तो उसको प्रोविज़न पर छोड़ने के 2 तरीके हैं, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 में क्या होता है, एडमॉनिशन है। जो एडमॉनिशन होता है डांट, फटकार, भर्सना,
जैसे घर में कोई गलती करता है, परिवार में कोई गलती करता है, समाज में कोई गलती करता है, तो उसको डांट फटकार पड़ती है ताकि वो उस काम को फिर से ना करे। तो यहाँ पर भी कोर्ट उसको डांट फटकार के छोड़ सकती है सेक्शन नंबर 3 पे। और इसी पर देखिए नई जो हम लोग का बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें दिया गया है कम्युनिटी सर्विस। इसमें कम्युनिटी सेंटर में सामुदायिक सेवा में भेजा जाता है किसी को ताकि उसको सुधरने का मौका मिले। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में जो एडमोनिशन की बात है, डांट फटकार है, ये 4 सेक्शन आईपीसी में ही छोड़ी जाती है। 379, 380, 381, 402, 420, यानी चोरी है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, चीटिंग है, यानी 2 साल तक के जो मैटर होते हैं 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स होने के कारण हम इसको कह सकते हैं सम्मन केसेस। ये 5 सेक्शन में जो सम्मन केसेस के रूप में होते हैं, इसमें डांट फटकार को कोर्ट किसी को छोड़ सकती है और उसको फिर आने की ज़रूरत कोर्ट नहीं पड़ती और ना सज़ा काटने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कोर्ट इसको छोड़ने के पहले उसके कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर को, उसके चाल चलन को पूरा ध्यान में रखती है। बल्कि आप ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 52 से 55, जो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं, उसकी धारा नंबर 52 से 55 में जो शील का, चरित्र का, कैरेक्टर का साक्ष्य बताएगा, उसको ध्यान में रखकर। दूसरा है कि सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 पे ये होता है प्रोविज़न। देखिए जो प्रोविज़न होता है ये मैक्सिमम 3 साल तक की पर छोड़ा जाता है, और इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने जो ऑफेंस किया है वो डेथ सेंटेंस का नहीं है, लाइफ और इम्प्रिजनमेंट का नहीं है, तो ऐसे पर्सन को ट्रायल कोर्ट, जिस भी कोर्ट में ट्रायल चला है, जो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो एडिशनल सेशन कोर्ट हो, एडिशनल सेशन जज हो, सीजीएम की कोर्ट हो, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सके, जिसकी भी कोर्ट में है, तो वो क्या कर सकता है कि उस पर्सन को 3 साल के लिए प्रोविज़न पर छोड़ सकता है। लेकिन प्रोविज़न पहले से नहीं छोड़ा जाएगा, उसे बॉन्ड पेपर मांगा जाएगा और या उसे श्योरिटीज़ मांगी जाएगी। देखिए जो बॉन्ड पेपर होता है वो सिक्योरिटी का फार का होता है, ये इकोनॉमिकली होता है, पैसे की डिमांड इसमें की जाती है कि आप इतने अमाउंट का बॉन्ड पेपर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, श्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों अलग चीज़ होती है। सिक्योरिटी हर समय आर्थिक होती है, इकोनॉमिकली होती है, और श्योरिटी जो होती है ह्यूमन बीइंग की होती है, मानव की होती है। तो या तो इससे बॉन्ड पेपर मांगा जाएगा या श्योरिटीज़ विदाउट श्योरिटी या विद श्योरिटीज़। जब वो श्योरिटीज़ दे देगा तो प्रोविज़न ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी, अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे, उसको कहा जाएगा कि आपको एक सुपरविज़न ऑर्डर दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, किसको, परिवीक्षा अधिकारी को, कि आप इसके ऊपर सुपरविज़न बनाए रहेंगे और 3 साल तक ये छूटा रहेगा, और 3 साल के बाद इसको फिर आना पड़ेगा और अपनी जो सज़ा है उसको काटना पड़ेगा। देखिए जो प्रोविजनर ऑफिसर होते हैं वो जो अपने समय समय पर कोर्ट को रिपोर्ट देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, उसको कभी भी पब्लिकली नहीं बताया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 7 में इस बात का जिक्र किया गया है। अब देखिए सेक्शन नंबर 5 कहता है इसका कि अगर किसी को प्रोविज़न पर छोड़ा जाता है तो उस पर्सन से कहा जाता है कि आप विक्टिम को कंपनसेशन और कॉस्ट दीजिए। यहाँ पर कंपनसेशन और कास्ट का मतलब ये होता है कि जो विक्टिम को पीड़ा पहुँची है, जो विक्टिम को कष्ट हुआ है, जो विक्टिम का कोर्ट में पैसे खर्च हुए हैं, उसको आप जमा करें, जस्ट लाइक फाइन, एक जुर्माने की तरह होता है। और अगर वो नहीं देता है जिसको प्रोविज़न पर छोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा उससे उसी तरह रिकवरी की जाएगी जैसे CRPC 1973 में सेक्शन 421, 422 में किया जाता है। सेक्शन नंबर 6 आपको देता है कि आप मान लीजिए आप जुडिशल ऑफिसर, आप जज हैं सॉरी, आपके सामने ट्रायल चल रहा है
और आप किसी 21 साल से कम उम्र का, बिलो 21 ईयर किसी चाइल्ड का आप ट्रायल सुन रहे हैं और उसको वो ट्रायल आपका कन्विक्शन की ओर जा रहा है, तो आप उसको कन्विक्शन देने के पहले एक बार सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 पर विचार कर लीजिएगा। ये ऑब्लिगेशन है कि क्या जिसको हम सज़ा दे रहे हैं क्या उसको डांट फटकार कर हम उसको छोड़ सकते हैं, क्या उसको हम प्रोविज़न पर छोड़ सकते हैं। ये एक बार ज़रूर और ज़रूर चेक कर लेना पड़ेगा उस कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को। देखिए सेक्शन नंबर 9 कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसको डांट फटकार पर छोड़ा गया है सेक्शन नंबर 3 पर या सेक्शन नंबर 4 प्रोविज़न पर छोड़ा गया है, वो पर्सन अपनी कंडीशन को ब्रीच करता है, यानी छूट कर आता है, फिर बाहर सबसे लड़ाई दंगा करता है, कहता है जिसको मोर्चा ले लो, जिसको निपटना है निपट लो, तरह तरह के मुझसे कौन निपट पाएगा, तरह तरह की बात करता है। तब कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी, इशू अरेस्ट वारंट या इशू समन। देखिए जो इशू अरेस्ट वारंट है जिसके बारे में प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन 70 से 81 में दिया गया है, और जो सम्मन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 61 से 69 में दिया गया है। सम्मन का मतलब वो खुद कोर्ट में चला आवे जिसको प्रोविज़न पर छोड़ा गया है या डांट फटकार कर छोड़ा गया है, या फिर अरेस्ट यानी कि पुलिस उसको पकड़ कर लिया है और फिर इसको कोर्ट क्या करेगी, रिमांड पर कस्टडी में दे देगी और इसके मामले की जांच करेगी। और जांच करने पर अगर कोर्ट को लगता है कि जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उसने प्रोविज़न के नियम को तोड़ा वगैरह है, तो ओरिजिनल सज़ा स्टार्ट, अदरवाइज़ इसको बेल देकर फिर से छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सेक्शन नंबर 8 में ये हमने आपको बताया सेक्शन नंबर 9, इसके पहले एक सेक्शन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट अगर किसी को बॉन्ड पर छोड़ती है तो बॉन्ड में प्लस माइनस भी कर सकती है, यानी कि जो अमाउंट है उस अमाउंट को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। जब अमाउंट को बढ़ाए घटाएगी तो ध्यान रखिएगा कि वो ऑफेंडर को भी सुनेगी और जिस सिक्योरिटीज़ ने उसके बेल को लिया है, उसकी सिक्योरिटीज़ को जमा किया, उसको भी सुना जाएगा। और ये कहा जाएगा कि आप फ्रेश सिक्योरिटीज़ दीजिए। अगर फ्रेश सिक्योरिटीज़ आ जाती है तो उसको बेनिफिट मिलेगा जो प्रोविज़न का मिला है, अदरवाइज़ उसको क्या किया जाएगा, सेंड टू जेल कर दिया जाएगा। ओरिजिनल सेंटेंस स्टार्ट, जितनी सज़ा उसको सुनाई गई थी वो सज़ा स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोविज़न ऑफिसर, परिवीक्षाधिकारी कौन होगा। देखिए ये कहा गया जो प्रोविज़न ऑफिसर होता है इसको या तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, राज्य सरकार जिस भी स्टेट का मैटर होता है, या ऐसी सोसाइटी रिकॉग्नाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट होती है, कोई ऐसी सोसाइटी है जिसको इस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, या कोई ऐसा पर्सन, एनी पर्सन। लेकिन एनी पर्सन उसको कोर्ट इस बात की ज़रूर परमिशन दे दे कि वो प्रोविज़न ऑफिसर बनने के लिए कॉम्पिटेंट है, उस पर्सन को ही प्रोविज़नल ऑफिसर कहा जाएगा। देखिए जो प्रोविज़न ऑफिसर होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि आईपीसी के सेक्शन 21, आईपीसी के सेक्शन 21 में जो पब्लिक सर्वेंट को डिफ़ाइन किया गया है उसी में आता है प्रोविज़न ऑफिसर। डियर स्टूडेंट, 1 जुलाई से आप लोग की आईपीसी ख़त्म हो रही है और बीएनएस आ रहा है, तो अब बीएनएस में जो पब्लिक सर्वेंट है वो सेक्शन 2 के 38 पे है, ये ध्यान रखिएगा, 2 के 38 में है। और इसके बाद ये कहा गया कि सेक्शन नंबर 16 में कि जो प्रोविज़नल ऑफिसर होते हैं उनको इम्यूनिटीज़ रहती है, उनके काम के लिए उनको संरक्षण मिला रहता है, चूँकि वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं और कोर्ट के द्वारा वो एथराइज्ड होते हैं, इसलिए उनको सद्भावनापूर्वक जो वो काम करते हैं बोनाफाइड, उसके लिए उनको इम्यूनिटीज़ रहती है। डियर स्टूडेंट, लास्ट में सेक्शन नंबर 13 कहता है पावर टू मेक रूल्स। देखिए ये कहा गया चूँकि प्रोविज़न का मैटर कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पर रूल्स डेवलप कर सकती है, लेकिन इसे गजट में जो पब्लिश करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो रूल्स बनेंगे उसको अपने गजट में पब्लिश करेगा और तब वो जो रूल्स है वो इन्फोर्स माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में एक छोटा सा एक्ट रखा गया, इसका नाम था प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर, द प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ऐसे वीडियो आप लोग को बराबर मिलते रहेंगे ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है, चाहे हायर जुडिशल का एग्ज़ाम है, चाहे वो सिविल जज का एग्ज़ाम है, चाहे एपीओ का एग्ज़ाम है, जहाँ जहाँ पे माइनर एक्ट आते हैं वहाँ वहाँ पर आपको ऐसे क्लास मिलते रहेंगे। और डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो सर की रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आप लोग को सिस्टमेटिक रूप में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो क्लासेस स्टार्ट है एपीओ की, सिविल जज की। क्लासेस के लिए 2 नंबर आपको शो कर रहा है, 9005078691। दूसरा नंबर 9335144265। इन दोनों नंबर पर अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना आधार कार्ड भेजें। आपके आधार कार्ड आने के बाद आपको क्लास में जोड़ लिया जाएगा और फिर आप अपना क्लास को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, 1-2 दिन के अंदर वो भी मिलेगा। थैंक